Hello students, once again I am here with you with your book The Spectrum textbook General English of class 12th, and we are doing work with the lesson 7. The name of the poem is In the Country and it is written by W.H. Davies. This is your textbook The Spectrum General English class 12th. So dear children, we are here with lesson number 7. The name of the poem is In the Country. यहाँ पर country मतलब है गांव, कंट्री साइड बोलते हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र, उसके लिए यूज़ किया गया है इन द कंट्री। और कंट्री का दूसरा एक अर्थ होता है हमारा देश। तो आप देखें हम क्या अर्थ निकाल पाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास रेज किया गया है पोइट के द्वारा। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप हंग्री यानी भूखे लोगों को एंड होमलेस यानी बेघर लोगों को देखते हैं, कैसा अनुभव करते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प देम। और उस समय आप कैसा महसूस करते हैं कि जब आप होमलेस और हंग्री को देख रहे हैं लेकिन आप उनकी हेल्प करने की स्थिति में नहीं हैं। सी हियर वी हैव अ पिक्चर। See, a picture is given with the poem. Here one person is standing and he has two options. ना दो चीज़ें उसके आसपास नज़र आ रही हैं। एक तरफ उसके एक तरफ हाथ जहाँ वो दिखा रहा है वहाँ पूरा नेचर है, ग्रीनरी है, ओशंस है, सीज है, समुद्र है, यानी पूरा प्राकृतिक वातावरण है जो बहुत ही मन को आनंदित करने वाला है। और एक तरफ है, यहाँ देखें हम, रोड है, रोड पर चलते हुए वाहन है, कंक्रीट का पूरा जंगल है। जंगल यहाँ पे भी है बट दिस जंगल इज़ ऑफ कंक्रीट, यानी बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, रेत ईंट गारे का बहुत उपयोग हुआ है और पॉल्यूशन नज़र आ रहा है। मतलब ये दो चीज़ें हैं जो समानांतर रूप से लेखक के पास हैं, उसकी आंखों के सामने हैं। अब इनको वो कैसे सामना करता है वो पोएट हमको बता रहा है इस पोएम में। लेट्स बिगिन द पोएम। द पोएट सेज, दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। यहाँ पर वुड यानी जंगल। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर, नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हियर। इन 4 लाइन्स में पोएट कह रहा है दिस लाइफ इज़ स्वीटेस्ट। ये जीवन बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है। स्वीटेस्ट सब मधुरतम है। इन दिस वुड, इस जंगल में। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। यहाँ पर मैं किसी बच्चे को भोजन के लिए रोते हुए नहीं सुनता हूँ। आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर। और ना ही कोई महिला को देखता हूँ जो केयर की यानी देखभाल की चिंता के कारण सफ़ेद पड़ गई हो, मतलब उसका रंग उड़ गया हो टेंशन के कारण, ऐसी कोई महिला को भी नहीं देखता। नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हियर। ना ही यहाँ कोई आदमी दिखाई पड़ता है जो बेकार में मेहनत कर रहा हो। मसल्स वेस्टिंग का मतलब है बेकार में मेहनत करना। तो ये जो जीवन है, द लाइफ ऑफ वुड इज़ वेरी फाइन एज पर द पोएट। Now come to the next 4 line. No doubt it is a selfish thing to fly from human suffering. No doubt he is a selfish man who shuns poor creature sad and vain. इन 4 लाइन्स में बोल रहा है कि no doubt it is selfish thing. बिल्कुल भी ये शंका की बात नहीं है, बेशक हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्वार्थी चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि मनुष्य की ह्यूमन सफरिंग, मनुष्य की वेदना से, परेशानी से टू फ्लाई हो जाना यानी वहाँ से हट जाना, अपने आप को उन परेशानियों के सामने ना रख के उनके सामने से ही हट जाना। इट्स रियली अ सेल्फिश थिंग, कि कोई टेंशन में है, परेशानी में है और अपन ने उसकी परेशानी सॉल्व करने के बजाय, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है सामने वाले को परेशान देखकर, तो मैं वहाँ से उठ के चला जाऊँ।
निश्चित ही ये स्वार्थी चीज़ है। नो डाउट ही इज़ अ सेल्फिश मैन, इसमें भी निशंक हम बोल सकते हैं कि वह व्यक्ति स्वार्थी होता है। हु शन्स पुअर क्रीचर सैड एंड वैन, जो पुअर क्रीचर बेचारे जीव जंतु, बेचारे इंसान जो परेशानी में हैं, उनके जो दुखी हैं, जो वैन यानी पीले पड़ गए, यहाँ पे वैन मतलब लुकिंग पेल एंड वीक, जिनका रंग उड़ गया है, कमज़ोर दिख रहे हैं, उनसे जो भाग रहे हैं, निश्चित ही वो सेल्फिश लोग हैं। बट टिस अ रचेड लाइफ टू फेस, पर इस तरीके की रचेड यानी दुखी, एक्सट्रीमली बैड अत्यधिक बुरी, अनप्लेजेंट नाखुश करने वाला जीवन, इसको भी हमें फेस करना होता है। फेस करना यानी यहाँ पे सामना करना। तो यहाँ पे दो विपरीत चीज़ें बताई हैं, एक जंगल का सुखी जीवन और दूसरा वह जीवन जहाँ पे मनुष्य टेंशन में है, परेशानी में है, और पोएट ये भी जान रहा है कि इन परेशान लोगों को छोड़ के जाना, उन्हें उनकी हालत पे छोड़ देना, ये एक बहुत ही स्वार्थी चीज़ है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए यदि हम उधर से पलायन कर लेते हैं, चले जाते हैं, तो स्वाभाविक है ये स्वार्थ है हमारा। परेशान जीवन फेस करने के लिए कारण है हंगर इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। हंगर यानी भूख, हंग्री यानी भूखा और हंगर यानी भूख। इन ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, हर जगह लगभग देखने को मिलती है। कर्स्ड विद अ हैंड दैट इज एम्प्टी व्हेन द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन। वो हाथ जो खाली है वो बड़ा कर्स्ड है। कर्स्ड यानी अभिशापित। कर्स्ड का अपोजिट होता है, कर्स्ड का अपोजिट होता है ब्लेस्ड। कर्स्ड यानी अभिशापित और ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद वाला। तो वो हाथ भी बड़ा अभिशापित है जो खाली है, हाथ खाली है। व्हेन द हार्ट इज़ फुल टू हेल्प ऑल मैन, और वो भी उस समय जब हृदय भरा हुआ है सभी लोगों की मदद करने की इच्छा लिए। मतलब मदद कर कब हो पाएगी? जब आपके पास कुछ धन होगा, जब आप मदद करने की पोजीशन में होंगे। पर हाथ खाली है तो मदद कैसे कर पाएंगे? अब हाथ खाली होना भी ये क्या है? अभिशाप है पोएट के अनुसार। कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट। अब क्वेश्चन है, कई शहरों में आपने बड़ी बड़ी जगहों पे देखा होगा कि बड़ी बड़ी स्टैचूज़ लगा दी जाती हैं, है ना। कहीं इंदिरा चौराहा बना दिया, कहीं गांधी जी का फव्वारा चौक बना दिया, कहीं यानी अलग अलग कहीं पे मूर्तियां रख देते हैं अपन। कहीं अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है, यानी ऐसा क्या होता है कि हम उनको सम्मान देने के लिए मूर्तियां हमने चौराहों पे और जगह जगह पे लगाई। तो लेखक ये पूछ रहा है, कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट, क्या मैं वो उन महान स्टैचूज़ की, स्टैचू यानी प्रतिमा की प्रशंसा करूं? व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, वो भी उस समय जब जीवित व्यक्ति उन मूर्तियों के नीचे भूखे मर रहे हों। मतलब मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, बहुत विशाल मूर्तियां हैं, लेकिन उन्हीं मूर्तियों के पैरों के पास जो घेरा बनाया जाता है, उस घेरे के आसपास भिखारी लोग बैठे रहते हैं और भूखे रहते हैं। तो मैं उस समय क्या देखूं? उस मूर्ति की सुंदरता की प्रशंसा करूं या उन भूखे लोगों को जो उसके पैरों, उस मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं, उनकी ओर ध्यान दूं? कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री अ रूफ फॉर होमलेस माइजरी। अब बड़ी बड़ी जब शहरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है तो बड़े बड़े पार्क बनाए जा रहे हैं, पार्क में ग्रीन ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं, झूले लगाए जा रहे हैं, बैठने के लिए सोफ़े लगाए जा रहे हैं। तो वही पोएट पूछ रहा है, कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, क्या मैं पार्क में लगे हुए ग्रीन पेड़ों की, वृक्षों की प्रशंसा करूं? अ रूफ फॉर होमलेस माइजरी, और वो पेड़ जो हैं वो छत बनती है, छज्जा, रूफ यानी छज्जा। कच्चे घर जो रहते हैं घास फूस वाले, जो ऊपर का उनका छत रहता है, उसको रूफ बोलते हैं। अ रूफ फॉर होमलेस माइजरी, तो ये जो पेड़ हैं जो हरे भरे हैं, ये पेड़ बेघर और माइजरी यानी बहुत ही ज़्यादा सफरिंग, जिनके मस्तिष्क में और शरीर में परेशान हैं,
उन लोगों के लिए ये जो पेड़ हैं वो छत का काम करते हैं, मतलब उनके पास घर नहीं है, होमलेस हैं, बेघर हैं, तो रात गुजारने के लिए कहीं तो रुकेंगे, तो वो उन्हीं पेड़ों की छाया में जाके सो जाते हैं, उन्हीं पेड़ों के नीचे सो जाते हैं रात गुजारने के लिए, जो पार्क की हरियाली को प्रदर्शित करते हैं। तो दो विपरीत चीज़ें एक साथ जब मेरी आंखों के सामने हैं तो मैं किस चीज़ को महत्व दूं, पार्क के ग्रीन ट्रीज़ को या उसके नीचे रात गुजारने वाले होमलेस माइजरी को। When I can see few men in need, I then have power to help by deed. अब वो ईश्वर से ये चीज़ बोल रहा है कि यदि मैं कुछ लोगों को ज़रूरत में देखता हूँ, इन नीड, आवश्यकता है जिन्हें, इसमें देख रहा हूँ इन लोगों को, आई देन हैव पावर टू हेल्प बाय डीड, तो मेरे पास वो पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि मैं अपने कर्मों से उनकी मदद कर सकूँ। यहाँ पर डीड यानी कार्य। नॉर लूज माई चेयरफुलनेस इन पिटी विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, ना कि मैं अपनी चेयरफुलनेस को, खुशी को, उनकी प्रति दया के कारण अपनी उस खुशी को खो दूं जो मुझे लगभग हर सिटी में करना पड़ता है। मतलब हर सिटी में पार्क मिलेंगे, स्टैचूज़ मिलेंगी और उनके नीचे बेघर और होमलेस माइजरीज भी मिलेंगे। तो ये काम यदि मुझे दिखा रहे हो भगवान उन लोगों को, तो मुझे वो पावर दो कि मैं अपने कर्मों से उनकी सहायता करूं, ना कि अपनी खुशी को उनकी दया में चेंज हो जाने दूं, और जो मुझे हर शहर में करना पड़ता है। फॉर व्हेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस आई सी 1000 सफरिंग फेसेस, क्योंकि जब भी मैं इन महान स्थानों पर होता हूँ, ग्रेट प्लेसेस, महान स्थानों पर होता हूँ, आई सी 1000 सफरिंग फेसेस, मैं हजारों परेशान चेहरों को देखता हूँ। सफरिंग, तकलीफ़ वाले, परेशान, शारीरिक और मानसिक रूप से तकलीफ़ है जिन्हें, आर्थिक रूप से तकलीफ़ है, ऐसे चेहरों को मैं देखता हूँ। बिफोर मी स्टर्स अ वल्फिश आई, बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रोन और साई, मेरी आँखों के सामने घूरती हैं, स्टेयर्स यानी घूरना, कंटिन्यूसली देखना, लगातार देखना, तो मेरे सामने, आँखों के सामने वल्फिश आई हैं, भेड़िए की निगाहें। भेड़िए की निगाहें मतलब लालच भरी निगाहें हैं, जो इस लालच में है कि कोई तो मैं मदद करूँगा उनकी। बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रोन और साई, और मेरे पीछे क्रीप्स यानी रेंगती है, क्रीप्स यानी धीरे धीरे आगे बढ़ना, रेंगना बोलते हैं। अ ग्रोन एंड और अ साई, ग्रोन मतलब लंबी, लॉन्ग डीप साउंड बिकॉज यू आर अनॉयड, अपसेट और इन पेन, यानी तकलीफ़ के कारण जो आह निकलती है उसको बोलते हैं ग्रोन या फिर साई। तो मेरे आँखों के सामने हैं वल्फिश आई, भेड़िए की निगाहें, जो मदद के लिए मेरी ओर लगातार घूर रही हैं, देख रही हैं, और मेरे पीछे रेंग रेंग के आ रही हैं उन लोगों की परेशानियाँ और आह जो है वो मेरे पीछे पीछे मेरा पीछा कर रही हैं। तो ये जो पोयम है, ये पोयम लिखी गई थी W.H. डेविस के द्वारा। तो बहुत अच्छी पोयम है। इन द कंट्री यानी मेरे गांव में, मेरे देश में, ये परिस्थितियों को बता रही हैं कि कैसे लेखक को हर जगह, हर समय अपनी खुशी को छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि उसके सामने वो चीज़ें आती हैं जिनको देखकर वह दुखी हो जाता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एक चित्र दिया हुआ है पोएम के साथ ही हमको। इसमें देखें आप, लेखक के सामने ये वो लोग नज़र आ रहे हैं, सॉरी, हाँ, यहाँ चित्र में देखें, लेखक खड़ा हुआ है और वो देख रहा है, उसके सामने बहुत सारे परेशान लोग हैं। ये वो परेशान लोग हैं जिन्हें वह नहीं देखना चाहता है, और यदि देख लिया तो लेखक चाहता है कि उसके पास वो शक्ति हो कि वह इन सब की मदद कर सके,
क्योंकि उसका हाथ तो एम्प्टी है और हृदय मदद करने के लिए फुल है। तो कर्स्ड यानी उसका ये कहना है या तो ये चीज़ें मेरी आंखों के सामने ना आए, और यदि आती हैं तो उसके पास वो पावर हो, स्ट्रेंथ हो कि वो इन सब की हेल्प कर पाए। तो ये देखिए सिटी का सीन दिखाया है इसमें। पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं और उन बिल्डिंग्स में बड़े बड़े लोग भी रह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो होमलेस हैं, जो माइजरी हैं, और इनकी तकलीफ़ देख के पोएट बहुत द्रवित हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है, मानसिक तकलीफ़ में। और उस मानसिक तकलीफ़ को दूर करने के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना भी करता है कि आई मस्ट हैव पावर टू हेल्प बाय डीड। यहाँ हमारी पोयम समाप्त होती है। इन द कंट्री, मेरे देश में, मेरे गांव में दो अलग अलग पक्ष हमको लेखक ने दिखाए हैं। एक है जंगल का खुशनुमा वातावरण, जहाँ लेखक पलायन करके इन सारी तकलीफ़ों से दूर होके आनंद का जीवन देखता है, और दूसरी तरफ है शहरों का, नगरों का माहौल, जहाँ पर परेशानी यानी अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। पार्क है तो पार्क के नीचे सोने वाले ऐसे लोग भी हैं, है ना, और साथ ही स्टैच्यूज़ हैं तो स्टैच्यूज़ के नीचे बैठे भिखारी लोग भी हैं जो भूख से, यानी लोग स्टैच्यूज़ को माला पहनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ जो नीचे बैठे हैं लोग, उनकी हेल्प करने के लिए, परमानेंट हेल्प, 1-2 रुपए की हेल्प से कोई मतलब नहीं है। हेल्प मतलब वो हेल्प होती है जिससे व्यक्ति का जीवन सुधर जाए ना। ये नहीं कि 2 रुपए दे के हमने तुम्हारा आज का नाश्ते का या आज का चाय का काम तो कर दिया। परमानेंट हेल्प, ताकि उन्हें दोबारा भिखारी के रूप में बैठना ही ना पड़े। ऐसा करने की मुझे ताकत दो, तब तो मुझे ऐसी चीज़ें दिखाओ, अन्यथा मत दिखाओ। तो ये हमारी देश के, कंट्री का, गांव का एक पिक्चर है जो लेखक ने अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है। यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुनें, क्योंकि पोयम के बीच बीच से बहुत सारे एक्सट्रैक्ट आते हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।